जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एयरफोर्स 2024 फर्स्ट इनटेक क्वालिफाई किया है, रिटन एज वेल एज फेज सेकंड एज वेल एज मेडिकल। तो आज मैं आपके साथ अपना जो फेज सेकंड का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने जो अपना फेज सेकंड है वो 15 ASC भोपाल से क्लियर किया है। तो आइए अपने इस पूरे जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको पूरा एक डिटेल एनालिसिस बताता हूँ, ताकि आपके अपकमिंग फेज सेकंड के लिए आपको मदद मिल सके। तो मेरा जो फेज सेकंड था वो था 13 फरवरी 2024 को 15 ASC भोपाल। मेरी रिपोर्टिंग थी 13 तारीख को सुबह 5 बजे। हम लोग वहाँ सुबह एक दिन पहले 12 तारीख को शाम को पहुँच गए थे। हमने वहाँ पे रूम लिया और उसके बाद से हम रात पे वहीं पे स्टे किए भोपाल में ही। और फिर उसके बाद से हम सुबह लगभग 4 बजे ऑटो पकड़ के 15 ASC भोपाल पहुँच गए। उसके बाद से 15 ASC भोपाल पहुंचने के बाद, क्योंकि हमको पता है जो आपको फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका चेस्ट नंबर रहता है, तो उसी चेस्ट नंबर के हिसाब से हमारे को लाइन लगा दी गई 15 ASC भोपाल के बाहर ही, और उसी हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग हुई। जो रिपोर्टिंग टाइमिंग थी वो थी 5 बजे, लेकिन जो बच्चे थे वो 4 साढ़े 4 बजे से आना शुरू हो गए थे। मैं भी 4:30 बजे पहुंच गया था। उसके बाद से जब हमारी रिपोर्टिंग हुई तो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो लगे थे वो थे फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज सेकंड का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। आपके जो फिर जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद अंदर ले गए और वहाँ पे बहुत सारे टेबल में चेस्ट नंबर रखे थे। जिसका जिसका चेस्ट नंबर जो आपके फेज सेकंड में चेस्ट नंबर था, जैसे मेरा चेस्ट नंबर था 229 जो कि मेरे फेज सेकंड के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था, उस हिसाब से सबको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया गया। और चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद फिर आगे ले गए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। 13 फरवरी 2024 15 ASC भोपाल में 250 लोगों की रिपोर्टिंग थी और मेरा चेस्ट नंबर था 229। 50-50 से ग्रुप बने और उसी हिसाब से मेरा जो ग्रुप था वो सबसे लास्ट ग्रुप था। अंदर ले गए और उसके बाद से फिर फॉर्म भरवाए गए। 3 फॉर्म होते हैं, कंसर्ट फॉर्म और एक नो रिस्क सर्टिफिकेट और एक होता है टैटू फॉर्म। तीनों फॉर्म फिल करवाए गए। टैटू फॉर्म आप लोग थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि उनके बॉडी में टैटू रहता है, उसके बावजूद भी वो टैटू फॉर्म में लिख देते हैं कि हमारे बॉडी में कोई टैटू नहीं है, तो आपको मेडिकल टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तीनों फॉर्म फिल करवा दिए और उसके बाद से हमको फिर आगे ले गया गया और वहाँ पर आती है एयरफोर्स की बस। वहाँ पर बस आई, 50-50 का बैच बना, पहले ही बना था, और हमको फिर बस में बैठाया गया। उस बस का आपको कोई भी किराया नहीं लगता, कोई भी फेयर नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। पूरा खर्चा एयरफोर्स ही उठाती है, तो आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि बस में हम जा रहे हैं तो उसका पैसा लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद से अपन गए और 15 ASC में हमने रिपोर्ट करने के बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ, चेस्ट नंबर मिल गया, तो हमको बस में बैठाया गया और उस बस में बैठा के हमको ले गया PFT के लिए। PFT होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और हमको ले गया ग्राउंड। हम ग्राउंड में पहुंच गए और ग्राउंड में पहुंचने के बाद हमको वहाँ पे एयरफोर्स के पर्सनल ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप अपने हिसाब से PFT के लिए या फिर 1600 मीटर रनिंग होने वाली थी, तो रनिंग के लिए अपने हिसाब से आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों ने जिसको जिसको ड्रेस चेंज करना था, कुछ तो पहले शॉर्ट्स में आए थे क्योंकि फरवरी में ठंडी का टाइम होता है, तो कुछ लोग जैकेट भी पहने थे और मैंने खुद ने स्वेटर पहन रखा था। तो फिर बच्चों ने क्या किया कि रनिंग के हिसाब से अपने जो ड्रेस था वो चेंज किया। लगभग 15 से 20 मिनट मिलता है, उसमें आपको पूरा ड्रेस चेंज करना होता है और हमने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज करने के बाद हमको फिर ले गया बैच, क्योंकि मेरा लास्ट बैच था, तो हमारा जो रनिंग ग्रुप बना वो सबसे लास्ट ग्रुप बना। हमसे पहले एक ग्रुप की रनिंग हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 80 to 100 के आसपास बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे। 80 या फिर 100 का बैच बना था और मेरा सबसे लास्ट बैच था। तो आपको मैं रनिंग का पूरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा डिटेल में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है A to Z पूरा शेयर करूँगा, जो मैंने एक्चुअल में फील किया है और जो यूट्यूब में हाइप बन रखा है वो पूरा क्लियर कर दूंगा आज। उसके बाद से जब हमारा रनिंग के लिए गए तो हमने पूरा ड्रेस चेंज कर लिया और फिर वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको वार्म अप कराते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, ताकि आपकी बॉडी रनिंग के लिए गो थ्रू हो सके, आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो वहाँ पे खुद स्ट्रेचिंग करवाए, वार्म अप करवाए अच्छे से। बहुत
एक वेल मैनर्ड में बिहेव करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको गाली देंगे, कुछ देंगे, नहीं, प्रॉपर अच्छे से आपको डिसिप्लिन में रखते हैं और वो खुद भी डिसिप्लिन में रहते हैं। वार्म अप कराने के बाद उनके 2 इंस्ट्रक्शन थे कि अगर जो बंदा चाहे या फिर जो लड़का चाहे तो यहाँ पे रनिंग अपनी क्विट कर सकता है। हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर आपके कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी रनिंग से हट सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन उनका ये था कि रनिंग शुरू होने से पहले हम आपको वार्म अप तो करा दिए हैं, पर रनिंग को टाइम तो सबको प्रॉपर मिलेगा। एयरफोर्स में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी, क्योंकि ऐसे कोई अदर डिपार्टमेंट में नहीं होता जैसा एयरफोर्स में होता। रनिंग का टाइम तब चालू होता है जब लास्ट वाला बंदा लाइन को क्रॉस करेगा, ना कि जब उनकी विशल बजेगी। उनके विशल बजने से टाइम चालू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 का ग्रुप बना है और पहला वाला बंदा क्रॉस कर गया, तब से लाइन स्टार्ट टाइमिंग नहीं होगी। जब लास्ट बंदा लाइन को क्रॉस कर जाएगा तब से जो है तो अपनी टाइम स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर आपको टाइम मिलता है। और एयरफोर्स की रनिंग भी कोई इतनी टफ रनिंग नहीं है। 7 मिनट में आपको दौड़ना रहता है 1600 मीटर, जो कि इजीली कवर अप हो जाता है। मेरी टाइमिंग अराउंड 6 मिनट आई होगी 1600 मीटर की, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बच्चे आ रहे थे, अभी कंप्लीट कर रहे थे रनिंग। ऑल्दो जो एयरफोर्स की रनिंग है वो तो ग्राउंड में रोड में होती है, ट्रैक में होती है, मतलब रोड में ही होती है एयरफोर्स की ज़्यादा रनिंग। हर ASC में रोड में ही होती है, क्योंकि 15 ASC जो सेंटर था हमारा वो 3 साल बाद आया था, तो हमारी जो रनिंग हुई वो हुई ग्राउंड में। बट आप लोग जो प्रैक्टिस करके जाइएगा, और मैं जो खुद प्रैक्टिस किया था 1600 मीटर की, वो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस किया था वो रोड में ही किया था। तो जितने बच्चों को एयरफोर्स की रनिंग फिजिकल क्लियर करना है तो आपको रनिंग रोड में ही करना है, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो। हर ASC में जो है तो रोड में ही रनिंग होती है। अगर आप 15 ASC का पहले का सिलेक्शन देखेंगे, जब 3 साल पहले होता था तो उसमें भी रोड में ही रनिंग करवाते थे। हमारा ही पहला ऐसा बैच था जो कि ग्राउंड में रनिंग हो गई। तो हमारी ग्राउंड में रनिंग हुई। 700 मीटर का ग्राउंड था। 700 मीटर का एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड लगाया, और फिर तीसरा जो राउंड था वो केवल स्ट्रेट अपने को दौड़ना था 200 मीटर। तो 700 मीटर का एक राउंड, फिर दूसरा राउंड 700 मीटर का 1400 मीटर, और फिर 200 मीटर स्ट्रेट भागना था, जो कि 1600 मीटर कंप्लीट हो गया। जो लड़के रनिंग पास किए तो उनको अंदर ले गए, और जो बच्चे रनिंग आउट हो गए तो उनको वहां से बाहर। जो बच्चों ने रनिंग पास की उनको अंदर फुटबॉल ग्राउंड में ले गया। एयरफोर्स का ही होता है वो भी। अंदर ले जाने के बाद वहां पे हमारे पुशअप्स हुए, स्क्वाट्स हुए और सिटअप्स हुए। आपको फिजिकल रनिंग में आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग में केवल 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो मोटिवेशन है रनिंग करते समय वो थोड़ा सा हाई रखना है। आपको ये थकना नहीं है। आप थकेंगे, हो सकता है 800 मीटर बाद, 900 मीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद आप थकने लग जाएं, बट इतना हाइप नहीं है रनिंग में। अगर आप कंटिन्यू अपनी रनिंग रखते हैं तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप रनिंग क्लियर कर ले जाओ। दूसरी चीज, अपने कंपटीटर को देख के नहीं चलना है, अपने को खुद को देख के चलना है कि हमारे समय कितना लग रहा है, क्योंकि 7 मिनट के अंदर जितने बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो सारे अंदर है। तो आपको, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि 100 में से केवल 50 लड़के लेंगे या फिर 40 लड़के लेंगे। 7 मिनट के अंदर जितने लड़के आ जाएंगे वो सबको ले लेंगे। तो आपको 7 मिनट के अंदर आना है, ना कि आपको किसी से कंपटीशन लगाना। तो केवल आप 2 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप रनिंग कंटिन्यू रखते हैं टिल लास्ट तो आपके क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज़्यादा। तो रनिंग का ये रहा पूरा एक्सपीरियंस। उसके बाद हम अंदर गए, थोड़ा सा रेस्ट मिला, पानी वानी पिए हम लोग, लगभग 2 से 3 मिनट का ही मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता। उसके बाद से हमारा पुशअप चालू हो गया। पुशअप में वो लोग क्या कराते हैं, एक प्रॉपर पोस्चर होता है पुशअप का, वो पुशअप में आप लोगों को होल्ड करा देते हैं। तो आपको पुशअप तो केवल 10 ही कराते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या रहती है, पुशअप में बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो पुशअप जो है जब अप बोलेंगे फिर डाउन बोलेंगे, जब वो डाउन जाता है तो आपको होल्ड करा देते हैं। अब होल्ड कितना कराते हैं भैया, तो हर ASC का अलग अलग होल्ड है। अगर आप कहीं कानपुर का देखोगे, अंबाला का देखोगे, तो वहाँ पे होल्ड हो सकता है 3 सेकंड का हो, 4 सेकंड का हो। हमारे सेंटर में 15 ASC में तो जो होल्ड था वो लगभग 5, 6, 7 सेकंड का भी होल्ड गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुशअप का जो होल्ड है 10 सेकंड का होल्ड करके जाइए, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रैक्टिस जो की थी वो 10 सेकंड होल्ड की थी, और नॉर्मली मैं वहाँ पुशअप कर गया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद से पुशअप्स के बाद हमारा होता है स्क्वाट्स। 20 स्क्वाट्स होते हैं।
स्क्वाड्स में भी कुछ बच्चे बाहर हो गए क्योंकि उनका स्क्वाड्स का पोस्चर गलत था। आपको एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना है कि पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप का प्रॉपर पोस्चर क्या है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है पीएफटी वाले पोर्शन में। तो आप वहां से देखिए, कोई और वीडियो में यूट्यूब के वीडियो में और कोई गूगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप एयरफोर्स के सीएएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाएंगे तो आपको पीएफटी वाले पार्ट में तीनों के प्रॉपर पोस्टर लिख जाएंगे, आप उसी में प्रैक्टिस करिए। और आपको प्रैक्टिस करनी है होल्ड की। आप जितना ज्यादा होल्ड की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पीएफटी क्लियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। और स्क्वाट्स के बाद फिर हमारा हुआ सिटअप्स। सिटअप्स में कोई भी लड़का आउट नहीं हुआ। जो लड़के फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लिए उनको बस में वापस बैठा के 1580 भोपाल लाया गया, और जो बच्चे फिजिकल आउट हो गए उनको वहीं से घर वापसी कर दी गई, वहां से उनको टाटा बाय बाय। 1580 भोपाल हम लोग बस में बैठ के फिर से गए। नाश्ता पानी मिला हम लोग को। नाश्ता में थी पूड़ी और सब्जी। खाना वहाँ का बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नाश्ता जो होता है वो एयरफोर्स वाले ही कराते हैं, आपको कोई खाना अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ स्नैक्स लेके जा सकते हैं थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और लंच एयरफोर्स वाले ही कराते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 4 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक पूरा वहीं सेंटर पर रुकना पड़ता। उसके बाद जब हम लोगों ने नाश्ता किया तो हम लोग को फिर एएससी के सेंटर में ऊपर ले गया गया, ऊपर वाले फ्लोर में, और हमारे से डॉक्यूमेंट भरवाए गए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लगभग 1-2-3 घंटे तो हमने डॉक्यूमेंट भरे। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगते हैं फेज सेकंड में जो आपको जरूरी है? एक तो आपका रिपोर्टिंग टाइम में फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज सेकंड का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। लेकिन जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भरवाए जाते हैं। बता देता हूँ क्या क्या। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल फोटो कॉपी, कम से कम 3। 12th की मार्कशीट फोटो कॉपी। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी फोटो कॉपी। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी फोटो कॉपी। उसके बाद से अगर आपके फादर एयरफोर्स में हैं तो उसका भी एक कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो क्योंकि मैं तो ना तो एनसीसी से था, ना तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है, और ना ही मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरे केवल 2 ही डॉक्यूमेंट लगे, जो भी था 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। ये आपको अटैच करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट वहां से मिलता है जिसको अपन बोलते हैं PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरीज, जिसमें से कि आपको अपना पूरा इतिहास भरना पड़ता है। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके कितने भाई हैं, आपका भाई क्या करता है, आपकी मम्मी क्या करती हैं। मतलब उसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती हैं। 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, अभी आप क्या कर रहे हैं, परस्यूइंग है, कंप्लीटेड हैं, तो वो सब मैंने उसमें पूरी डिटेल भर दी। PIQ फॉर्म जब आप फिल कर देते हैं तो वो जमा हो जाता है और कलेक्ट होके वो ऑफिसर के पास चला जाता है। ऑफिसर होते हैं विंग कमांडर रैंक के। 3 हमारे ऑफिसर थे विंग कमांडर रैंक के। उसके बाद से जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो लगभग हमारा 8 बजे PFT क्लियर हो गया था। नाश्ता पानी 9 बजे तक क्लियर होने के बाद 9 से लेकर लगभग 12 बजे तक हमारा डॉक्यूमेंट्स चले, और उसके बाद से 12 बजे से हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट हुआ, जिसको अपन एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो क्योंकि मेरा लास्ट बैच था तो मेरा सबसे जो कॉलिंग आई हमारे बैच की, वो सबसे लास्ट बैच की हमारी कॉलिंग आई, और हम सबसे लास्ट बैच में गए। एक सेंटर में लगभग 3 जगह ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। 3 विंग, क्योंकि 3 विंग कमांडर थे तो 3 ऑफिसर से, तो 3 जगह, एक ही सेंटर में 3 जगह जो था अपना ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। ग्रुप डिस्कशन का आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। ग्रुप डिस्कशन के पहले एक इंस्ट्रक्शन मिलता है जो कि विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर आते हैं और देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो मिनिमम 40 मिनट्स चलेगा और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। हमारे सेंटर में एक ग्रुप डिस्कशन 1.5 घंटा भी चला है। तो आप लोग अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दीजिए। यूट्यूब वाले जो भी बोलते हैं, जो 1580 वाले लड़के हैं वो कमेंट करके बता देंगे कि एक बैच का 1.5 घंटे ग्रुप डिस्कशन भी चला है। वो निचोड़ के सब कुछ पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपको पूछ लिए हाँ व्हाट इज योर नेम एंड गो आउट, यस यू आर पास। ये वहाँ मजाक नहीं चल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा। देन आफ्टर जब ये सब हमारा क्लियर हो जाता है तो इंस्ट्रक्टर विंग कमांडर रैंक के आते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, आपको ये करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला, आप अपने नॉलेज में काम करिए।
रेदर देन गोइंग थ्रू द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक भी पकड़ना है, फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक पकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को रटना मत चालू करिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग इशू इन इंडिया, वी मस्ट हैव टू रिमूव फॉर डेवलपिंग टू डेवलप नेशन, वी मस्ट हैव टू इम्प्रूव रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये सब बकवास की चीजें, इसको थोड़ा साइड में रखिए। आपको अनएम्प्लॉयमेंट का क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना। देयर आर जैसे 5 ऐसे स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड, चाइल्ड लेबर क्यों बढ़ रहा है, रीजन ढूंढिए, नॉलेज इकट्ठा करिए। मेरा एक दोस्त था जो कि एनडीए के एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, मैंने भी उससे यही बात बोली, तो उसने मुझे एक चीज रिकमेंड की कि बोला कि रट्टाफिकेशन के थ्रू वैभव सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, तुमको नॉलेज में काम करना पड़ेगा। फिर मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, मैं गूगल में सर्च किया, न्यूज़ पढ़ना चालू किया। उसने मुझे 2-3 यूट्यूब चैनल बताए, मैं भी आपको रिकमेंड कर दूंगा। जैसे अपना हो गया स्टडी IAS IQ, ऐसे कुछ नाम से है, शॉर्ट्स उसमें आते हैं। इन शॉर्ट में आपके डेली न्यूज़ आते रहते हैं, तो आप उनसे न्यूज़ इकट्ठा करिए। टॉपिक आप पढ़िए, बिल्कुल 60-70 टॉपिक, लेकिन उन टॉपिक को रटने के बजाय उन टॉपिक के नॉलेज में, उन टॉपिक के डिटेल में करंट से जुड़ने के रिलेटेड रहिए। जब आप वहां पे करंट वाला पॉइंट डालते हैं ना, तो अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये जो लड़का है उसको जो कंट्री में चल रहा है उसके बारे में नॉलेज है। फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, हम अंदर गए, टॉपिक हमको मिला और उस ऑडियो में हमको सुनाया गया क्या टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग को सीट मिल गई। ऐसे ग्रुप बन गया था और हम लोग को सीट मिल गई। सीट मिलने के बाद हमको जो टॉपिक था उसके बारे में कुछ अपने पॉइंट्स रखने थे, हमने उस सीट में पॉइंट्स रखे। A4 साइज की सीट रहती है, लेकिन उसमें कुछ ऊपर का पार्ट और कुछ नीचे का पार्ट रहता है, उसमें आपको नहीं लिखना पड़ता, बस बीच का हल्का सा कॉलम रहता है। और मैंने बस उसमें से मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट रखे थे, मैंने कुछ भी बकवास नहीं लिखा। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने आगे के साथ साथ पीछे भी पूरा भर दिया था, बट मैंने ऐसी गलती नहीं की, मैंने बस आगे 2-4 पॉइंट डाले थे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा। 10 मिनट का टाइम मिलता है लिखने के लिए और मेरा 3 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। 3 मिनट ही मैं लिखा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया। विंग कमांडर बोलते हैं, फिर मैं इधर उधर देखने लगा तो विंग कमांडर बोलते हैं डोंट लुक हियर एंड देयर, चेस्ट नंबर 229। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा कि शायद मेरे आउट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि विंग कमांडर ने मुझे टोक दिया। बट मैंने उसको कम बैक किया अपने जीडी में और अपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें। इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि हमको आपके नाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको जो टॉपिक दिया है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। तो हमने डायरेक्ट अबाउट द टॉपिक बोला और उसके बाद से हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ तो मैंने केवल अपने ग्रुप डिस्कशन में केवल 2 ही बार पार्टिसिपेट किया। 2 बार मैंने सॉलिड पॉइंट्स दिए, और वो जो मैंने 2 बार पॉइंट दिया वो करंट से ही रिलेटेड था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, न्यूज़ से रिलेटेड था। कोई मैंने ऐसी बकवास नहीं बोली कि मोरल साइंस में लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब ऐसे नहीं बोलना। अगर कुछ चीजें हैं तो आपको न्यूज करंट से रिलेटेड लेके बोलना है, या फिर कोई फैक्ट होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस या डाटा होना चाहिए कि 2011 में भारत की ये कंडीशन थी, 2021 में ये कंडीशन है, आने वाले फ्यूचर में ये कंडीशन हो सकती। तो आपको स्टैट्स में बोलना है। आप 9th-10th में नहीं पढ़ रहे हैं, 7th-8th में, कि आपको बस है ना, थोड़ा सा नॉलेज आपको अपनी इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद से जब हमारा जीडी क्लियर हो गया, जीडी में तो मुझे लगा जब 2 पॉइंट मैंने सॉलिड डाला कि हाँ मेरा ग्रुप डिस्कशन क्लियर होने के चांस ज़्यादा हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जहां आपको पॉइंट मिले, जब 7-8 लड़के बोल चुके थे तब तक मैंने एक भी अपना सिंगल पॉइंट नहीं रखा। जैसे ही 7वां लड़का एकदम शांत हुआ, उस समय कुछ मिली सेकंड के लिए पूरे चैम्बर में जो था, मतलब पूरे रूम में सन्नाटा हो चुका था। और मेरे पास वही एक सबसे अच्छा मौका था जहां मैंने अपनी वॉइस थोड़ी तेज आवाज में मैंने पॉइंट्स रखे। जब मैंने अपने तेज आवाज में पॉइंट्स रखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें हाई दिखता है, और जो मेरे पॉइंट्स थे वो तो करंट से रिलेटेड थे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा ऑफिसर के सामने। जो मेरी पहली वाली गलती थी, हो सकता है उन्होंने वो नेगलेक्ट कर दी गई हो। फिर उसके बाद मैंने दोबारा मौका ढूंढा, और दोबारा मौका मिलते ही मैंने एक और पॉइंट रख दिया। 2 पॉइंट से ज्यादा मैंने नहीं बोला। अब मैं आपको एक जीडी का मिथ बता देता हूं। मैंने ऐसे लड़कों को आउट होते हुए देखा है जिन्होंने ज्यादा बोला है और वो आउट हो गए। मैंने ऐसे बच्चों को आउट होते हुए देखा है जिन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, वो भी आउट हो गए। तो आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट बोलना है, सॉलिड बोलना है, करंट से बोलना है और नॉलेजेबल पॉइंट बोलना। आपको
जीडी क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू क्लियर द एयरफोर्स फेज सेकंड 100%। ओके, यहाँ तक हमारी बात हो गई। फिर उसके बाद हम दोबारा से चले गए अपने रूम में। 1 घंटे बाद फिर उसके बाद जब हमारा ग्रुप डिस्कशन हो गया तो हमको लंच के लिए ले गया गया। लंच किए और लंच करके वही था अपना दाल चावल पूरी सब्जी और वो सब खाकर हम वापस आ गए। तो नहीं, पहले लंच हुआ था उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ था। फिर हमारे ग्रुप डिस्कशन के कुछ टाइम बाद जो होता है तो उसका रिजल्ट आ जाता उसी दिन। तीनों विंग कमांडर रैंक के आते हैं और आपस में बात कर, उन्होंने पूरा कंक्लूड किया ही होता है, रिजल्ट बस उनको लेके आना रहता है। रिजल्ट लेकर आते हैं और सीधा अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट। जो बच्चे आउट हो जाते हैं उनको वहीं से घर, और जो बच्चे फेज सेकंड क्वालिफाई कर जाते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है। 5 बैच बने थे तो 5 बैच को अब इकट्ठा कर दिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद सबको अपनी अपनी मेडिकल डेट्स दे दी जाती। मेरे को जो 13 तारीख को मेरा था फेज सेकंड, और उसके बाद से जो मेरे को मेडिकल डेट मिली थी वो थी 19 फरवरी 2024, और मेरा जो मेडिकल था वो था 11 BRD ओझर, जो कि है नासिक में। नासिक है महाराष्ट्र में। तो मेरा जो मेडिकल था वो था 11 BRD ओझर में। तो ये थी मेरी पूरी फेज सेकंड की एक्सपीरियंस। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आप फेज सेकंड के लिए जा रहे हैं तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज है, लोगों के हाइप में मत आइए कि ऐसा चीज है। नॉलेज में काम करिए, अपने पर्सनैलिटी में काम करिए। 3 चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना। दूसरी चीज, आपको अपने स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश स्पोकन में काम करना। आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, आपको आपके नॉलेज में काम करना। अगर आपने इन 3 चीजों में काम कर लिया, नॉलेज, कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग इंग्लिश में, आपको जीडी क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दैट आई गारंटेड। जिन लड़कों ने 1-1, 2-2 पॉइंट बोले हैं, फ्लुएंटली बोला है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, वो भी इन है। और जिन लड़कों ने 4 पॉइंट बोला है, बकवास बोला है, थोड़ा मोड़ा हुआ बोला, अच्छी इंग्लिश नहीं बोली है, वो आउट है। तो आपको इन सब में काम करना है। अगला वीडियो जो मेरा रहेगा पार्ट 2, उसमें अब मैं अपना शेयर करूंगा अपना मेडिकल एक्सपीरियंस, जो कि था 11 BRD ओझर। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।